नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी ऐच्छिक। पुस्तक का नाम है अंतरा भाग 2 और पाठ है जहां कोई वापसी नहीं। लेखक हैं निर्मल वर्मा और ये 5वां भाग है। तो 4 भाग बच्चों हमने इसमें पढ़ लिया है। अब मैं 5वें भाग में आपको पढ़ाऊंगी कि इसमें क्या वर्णन किया गया है। पैराग्राफ 4 है, पृष्ठ संख्या 138 से 139 तक और पैराग्राफ है विकास का यह उजला पहलू ऐसा नहीं जान पड़ता तक पर ये पैराग्राफ आधारित है। पैराग्राफ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं। लेखक द्वारा यह बताना कि दिल्ली में स्थित लोकायतन संस्था की ओर से सिंगरौली जायजा लेने के लिए जाना। बच्चों, मैंने पहले भी बताया है कि जब कहीं किसी भी तरह की परियोजना या प्रोजेक्ट की घोषणा सरकार के द्वारा होती है तो वहां से कुछ संस्थाएं, कुछ सरकारी अधिकारी वहां का निरीक्षण करने के लिए जाते हैं कि वह स्थान कैसा है, वहां रहने वाले लोग जो है वो कैसे हैं और क्या क्या वहां की स्थिति है। तो ऐसे ही जो लेखक निर्मल वर्मा जी हैं वह भी वहां पर गए थे और किस माध्यम से गए थे, वो है लोकायतन संस्था, दिल्ली में ही है। और इस लोकायतन संस्था की तरफ से लेखक निर्मल वर्मा जी वहां पर सिंगरौली गए थे और सिंगरौली जाकर के जो भी बातें उन्होंने देखी वह एक यात्रा वृत्तांत था और वहां से आने के बाद फिर ये जो पाठ है वो उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। गद्य की विधा में यह यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरह से आप देखेंगे लेखक द्वारा यह बताना कि दिल्ली में लोकायतन संस्था की ओर से वह सिंगरौली गए थे जायजा लेने के लिए। लेखक द्वारा यह बताना कि शायद 35 वर्ष पहले हम कोई दूसरा विकल्प चुन सकते थे। ये जो परियोजना वहां पे उस समय जिसकी घोषणा हुई थी, सरकारी घोषणा, वह 35 वर्ष पहले की बात है। अब तो और साल इसमें जुड़ गए होंगे। तो कहते हैं कि उस समय जो है वो जो सरकारें थी वह कोई दूसरा विकल्प भी चुन सकती थी। ऐसा लेखक ने क्यों कहा? क्योंकि उस समय जो है वहां पर जो अमझर की जो स्थिति थी, जिस गांव को उजाड़ा जाना था, उसके बारे में लेखक ने ये बताया कि वह गांव अत्यंत समृद्ध था, वहां आबादी थी, वहां फसलें जो है उपजाई जाती थी। क्योंकि लेखक जब गए थे तो आप सभी को इससे पहले पता है कि वहां धान की रोपनी करती हुई महिलाएं थी और अच्छी पौध जो है वो धान की वहां पर लगाई जा रही थी, अच्छी फसल वहां होती थी, आम के पेड़ थे, आम झरा करते थे, वहां गांव के लोग बहुत सुखी जीवन यापन अपना कर रहे थे। तो लेखक ने कहा कि दूसरा विकल्प वहां पर चुना जा सकता था, यानी आबादी वाला गांव था तो उस गांव को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह से वह परियोजना जो है लागू की जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। पश्चिम जिस विकल्प को खो चुका था, भारत में उसकी संभावनाएं खुली थी, क्योंकि अपनी समस्त कोशिशों के बावजूद अंग्रेजी राज हिंदुस्तान को संपूर्ण रूप से अपनी सांस्कृतिक कॉलोनी बनाने में असफल रहा था। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी देश को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले वहां की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर दो। और ऐसा ही यहाँ पर लेखक ने व्यंग किया है इस पे कि जो सोच अंग्रेजों की थी कि वह भारतीयों को गुलाम बना लें, उनकी संस्कृति जो है नष्ट कर दें, वह तो कामयाब नहीं हुए, वह असफल हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं हम उस सभ्यता को, उस संस्कृति को आज जीवित रूप दे रहे हैं, ऐसा लेखक ने पाठ में कहा है। आप देखेंगे यहाँ पर चित्र है और चित्र में आप देख रहे हैं जैसे मृत्यु के बाद व्यक्तियों को कांधा दिया जाता है, कंधे पे उठा करके 4 लोग ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ऐसा ही दृश्य यहाँ है, कटे हुए पेड़ हैं और इनको ये 4 मानव जो हैं वो बांस में किसी तरह से, क्योंकि वैसे तो वजनदार है, वो उठने वाले नहीं है, इसलिए 2-2 उसके जो लकड़ी के जो गट्ठे हैं उसको उठा करके इस तरह से ले जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरह से प्रकृति को यहाँ पे नुकसान पहुंचाया गया है। भारत की सांस्कृतिक विरासत यूरोप की तरह म्यूजियम और संग्रहालयों में जमा नहीं होती थी। हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी अपनी सभ्यता और संस्कृति है, जो हमारे रिश्तों में, खास तौर से मानवीय रिश्तों में, जरूरी नहीं कि हमारे रिश्ते जो है वो रक्त संबंध के ही हों,
हमारे संबंध मानवता के भी होते हैं। तो उसके आधार पर हमारी जो कल्पना वसुधैव कुटुंबकम की है वो है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि जो पाश्चात्य लोग करते हैं, जो विदेशी लोग करते हैं, वैसे ही संस्कृति कहीं ना कहीं आज हम भी अपनाने लगे हैं। इस बात का दुख और खेद प्रकट किया है लेखक ने। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत यूरोप की तरह म्यूजियम में शोभा नहीं पाती है, बल्कि वह उन रिश्तों से जीवित थी जो आदमी को उसकी धरती, उसके जंगलों, नदियों, एक शब्दों में कहें तो उसके समूचे परिवेश के साथ जोड़ते थे। हमारी सभ्यता और संस्कृति और हमारी, कहते हैं कि हमारी आत्मा हमारे गांव में, हमारे शहर में बसती है, वो हमारा कल्चर था। और उस शहर गांव के हर एक व्यक्ति जिनसे हमारा जान पहचान रिश्ता है, वो जरूरी नहीं कि रक्त संबंध के ही हो, हमारे वो अगर रिश्तेदार होंगे तभी हमारे उनसे संबंध है, ऐसा नहीं, इसके अलावा भी मानवीय संबंध भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने कहा कि हमारा संबंध तो अपने उस पूरे परिवेश से है जहाँ नदियाँ भी हैं, जंगल भी हैं और हमारी धरती भी है। यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का है। भारत में यही प्रश्न मनुष्य और उसके संस्कृति के बीच पारंपरिक संबंध बनाए रखने का है। मैंने बच्चों पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ हम प्रकृति को माता मानते हैं और हम उसकी संतान हैं। यहाँ पर प्रकृति और मनुष्य का संबंध माता और पुत्र का संबंध है, सिर्फ स्वार्थी संबंध हमारा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सोच जो है वो परिवर्तित हो रही है। स्वातंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह रही है कि पश्चिम की देखा देखी और नकल में हम योजनाएं बनाते समय यह भूल जाते हैं कि समय, प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का जो नाजुक संतुलन है वह किस तरह नष्ट होने से बचाया जा सके, इसके बारे में नहीं सोचते। लेखक को एक ही दुख है कि यदि उस समय के लोग, जिन लोगों ने यह निर्णय लिया कि वहाँ इस तरह का प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, अगर वो लोग उस समय अपने मानवीय रिश्तों के कारण अगर जरा सा भी सोचे होते कि उस गांव के जो लोग हैं उनकी स्थिति क्या होगी, विस्थापन होने पर उनकी स्थिति क्या होगी, तो शायद वह परियोजना वहां से हट करके किसी और तरफ से होती जहां की आबादी वाला गांव नहीं होता, उपजाऊ भूमि नहीं होती। तो इस तरह से लेखक ने इस पाठ में ये सारी बातें बताई हैं जिसमें विस्थापन की समस्या और औद्योगिकरण के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, इसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। देख रहे हैं औद्योगिकरण, बड़ी बड़ी चिमनियां लगी हुई हैं, धुएं निकल रहे हैं यहाँ से ऊंची चिमनियों से, और उससे आसपास का पूरा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। और उसका भी खामियाजा किसे भुगतना है, हम मनुष्यों को ही भुगतना है। जब पेड़ नहीं रहेंगे तो शुद्ध वायु भी हमें नहीं मिल पाएगी। पैराग्राफ आधारित बच्चों लघु प्रश्न है, लेखक किस संस्था की ओर से सिंगरौली गए थे, तो इसका उत्तर है लोकायन। लेखक द्वारा सांस्कृतिक कॉलोनी कहने का क्या तात्पर्य है? सांस्कृतिक कॉलोनी से तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ जो भाईचारे की संस्कृति है, हम सभी एक दूसरे के दुख सुख में काम आते हैं। हमारे यहाँ की संस्कृति वो नहीं है कि सिर्फ म्यूजियम और संग्रहालयों में एक मूर्ति रूप में रहे और जिसमें कोई जीव ना हो, ऐसी संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। हम हमेशा दूसरों के दुख और सुख में काम आते हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत और यूरोप की सांस्कृतिक विरासत में क्या अंतर है, वो पहले पैराग्राफ में हमने जो बिंदु बताए हैं उसमें यह है कि जो यूरोप की संस्कृति है वो संग्रहालय और म्यूजियम तक ही सीमित रहती है, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है वो मानवीय रिश्तों, पारस्परिक रिश्तों में के बीच होती है। लेखक ने किसको सबसे बड़ी ट्रेजेडी बताया है? यही ट्रेजेडी मतलब विडंबना। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उस समय के लोग 35 साल पहले जब इस परियोजना को वहां पे लागू किया जाना था, उस समय के लोग, उस समय के अधिकारी जिन्होंने यह निर्णय लिया, यदि वो ये सोचते कि ये बसा बसाया गांव आबादी वाला है, इसके बजाय यह परियोजना किसी और जगह जो है वो उसको रूप दिया जाए, मूर्त रूप दिया जाए, तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती कि उनको कहीं से यहाँ से उनके गांव घर से उजाड़ करके दूसरी जगह विस्थापित करना पड़ता। बच्चों इसके साथ ही अभ्यास प्रश्न के प्रश्न हैं जो कि 1 से लेकर के 10 तक हैं। उन सभी प्रश्नों को भी आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है और याद भी करना है।
तो इस तरह से बच्चों ये पूरा पाठ था और आशा है यह पाठ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। 5 भागों में यह पाठ इस तरह से आपका यहाँ मैंने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।